ओके, डिक्रीजिंग में क्या कंडीशन होगी अपने पास? डिक्रीजिंग में क्या कंडीशन होगी? सेम वही जो मैंने इंक्रीजिंग में सेम देखा कंडीशन। तो फंक्शन ये डिक्रीज होगा पर्टिकुलर कुछ इंटरवल के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, फिर डिक्रीज होने लगेगा। पर्टिकुलर इंटरवल में कांस्टेंट रहेगा। ये भी जैसे इंक्रीजिंग के केसेस मैंने देखे सेम बस इसमें। तो x1 इज लेस देन x2, fx1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू fx2। ओके, x1 अगर x2 से लेस है तो डिक्रीजिंग में fx1 ग्रेटर भी हो सकता है fx2 से और इक्वल भी हो सकता है। इक्वल कब आएगा? जब हम इस इंटरवल में फंक्शन को एनालाइज कर रहे होंगे। इस पर्टिकुलर x की वैल्यूज पे जब हम फंक्शन को एनालाइज कर रहे होंगे तो फंक्शन हमें कांस्टेंट मिलेगा, fx1 इज इक्वल टू fx2 मिलेगा। तो ये केसेस थे डिक्रीजिंग के। ठीक है, इसमें भी दो केसेस मैंने आपको बताए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन, मतलब डिक्रीजिंग है तो ये एटलीस्ट इंक्रीज नहीं कर रहा होगा, नॉन इंक्रीजिंग। ठीक है, नॉन इंक्रीजिंग इसलिए क्योंकि कांस्टेंट भी है, पर्टिकुलर इंटरवल में कांस्टेंट भी है, इसलिए उस कांस्टेंट जो ग्राफ हुआ है कांस्टेंट इंटरवल में, वहां पे इंक्रीज तो नहीं कर रहा होगा तो डिक्रीज भी नहीं कर रहा होगा। तो इस इंटरवल में ना तो ये डिक्रीज कर रहा है ना तो इंक्रीज हो रहा है। बट अगर पूरे फंक्शन की अगर बात करें तो ये डिक्रीजिंग में हो जाएगा, क्योंकि कुछ कांस्टेंट रहा है लेकिन एटलीस्ट इंक्रीज नहीं किया है। इंक्रीज नहीं किया इसलिए नॉन इंक्रीजिंग भी इसको बोल सकते हैं। ओके, कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे और मोनोटोनिसिटी के। देखो, अपने पास फंक्शन है, सपोज दैट f is strictly increasing, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसको क्या हम इसको इंक्रीजिंग बोल सकते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को क्या हम इंक्रीजिंग बोल सकते हैं? यस बोल सकते हैं। तो f is, इसको बोलेंगे f is monotonically increasing, ये भी बोल सकते हैं इसको। ओके, इंक्रीजिंग है तो हम उसको, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसको हम ओनली इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, बट इसका अपोजिट नहीं बोल सकते। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, तो उल्टा नहीं बोल सकते हैं। इंक्रीजिंग है तो उसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसको इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। ओके, सेकेंड सेकेंड पॉइंट अपने पास आता है सेकेंड डिक्रीजिंग में। अगर बात करें सेम कंडीशन डिक्रीजिंग में भी अप्लाई होगी, मतलब मैं सिर्फ लिख दे रहा हूँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और इसको आप बोल सकते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। बट सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होगी, आप इसको अपोजिट नहीं बोल सकते, उल्टा नहीं बोल सकते कि हमने मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बोल दिया तो उसको आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल दो। ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते। कन्वर्ज का नहीं बोल सकते, कन्वर्ज इज नॉट ट्रू। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? एक्चुअली आई थिंक कोई ये टैब थोड़ा प्रॉब्लम करता है तो ऑटोमेटिक इरेज हो जाता है। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ओके, बट कन्वर्ज इसका नॉट ट्रू। ओके, आप एक ही डायरेक्शन बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि आपने फिजिक्स में जो पढ़ा होगा ना, ये रिएक्शंस होती हैं, एक ही साइड एरो लगता है। ठीक है, ये हो गया। सेकंड सेकंड बात हम क्या करते हैं? सपोज दैट कोई फंक्शन है अपने पास जो कांस्टेंट है। ठीक है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक कांस्टेंट फंक्शन है। कौन सा पॉइंट था? थर्ड।
क्या लिखा मैंने, एफ एक्स लेट करते हैं इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, कोई फंक्शन है जो कांस्टेंट है पर्टिकुलर इंटरवल में, जो मैंने स्टार्टिंग में लिया था आई, तो जिस इंटरवल में फंक्शन डिफाइन है उस फंक्शन में फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है, तो वो क्या होगा, केवल कांस्टेंट है। जैसे मैंने ऐसे बोल दिया, एक ग्राफ मैंने बनाया, ये हो गया, इतना हो गया, ये हो गया, मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू 5 का, तो बोलो ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, नहीं कह सकते, ना तो ये इंक्रीज कर रहा है ना तो डिक्रीज कर रहा है। सो नाउ दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज, अब ना तो मैंने बोला कि दोनों ही नहीं है, ना तो ये इंक्रीजिंग है ना तो ये डिक्रीजिंग है, तो दोनों ही नहीं, तो क्या इसको लिखेंगे, तो फंक्शन इज, क्या बोलोगे इसको, क्या इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, तो इसको दोनों ही बोल सकते हो। मतलब ये ना तो डिक्रीज कर रहा है ना तो इंक्रीज कर रहा है, तो दोनों की कंडीशन में आप इसको बोल सकते हो कि एफ इज इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल, तो दोनों ही। अब जैसे हमने वो लिया था स्ट्रिक्टली, जब कंडीशन मैंने बताई थी ये वाली, तो देखो यहाँ पे ये डिक्रीजिंग है, और इस डिक्रीजिंग में ही कांस्टेंट आया, फिर डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो नाउ वी कैन कंसीडर द होल पार्ट ऑफ दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग, क्योंकि ऊपर नीचे डिक्रीजिंग है तो मैंने पूरा डिक्रीजिंग ले लिया। इंक्रीजिंग में क्या था, कांस्टेंट मैंने जो आपको बताया था सेकंड ईयर, पर्टिकुलर इस केस में क्या रहा है, ये कांस्टेंट रहा है, बट इसके पहले इंक्रीजिंग इसके बाद में इंक्रीजिंग है, तो मैंने पूरा ही क्या ले लिया, इंक्रीजिंग में चला गया, वो पूरा इंक्रीजिंग में चला गया। इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि कोई कांस्टेंट है, मतलब ना तो इंक्रीजिंग है। इस केस में जहाँ पे आपको कांस्टेंट मिले तो वहाँ पे दोनों कंसिडर करोगे, एक नहीं दोनों कंसिडर करेंगे, मतलब दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल। अगर मैंने इंटरवल लिया हुआ कि a टू b में फंक्शन की वैल्यू ये, नाउ इट इज इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग इन इंटरवल। जो मैंने स्टार्टिंग में एक सेट लिया था जिसमें फंक्शन पूरा डिफाइन बोला था, उस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीज दोनों हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट के केस में यहाँ पे आपको लगे ये कांस्टेंट है, मतलब आप देखेंगे ना तो एनालाइज करेंगे तो x1 x2 पे सेम आएगा, x1 x2 तो बढ़ेगा, x1 इज ग्रेटर सॉरी x1 इज लेस देन x2, बट fx1 हो जाएगा ना, वो इक्वल हो जाएगा fx2, तो दोनों ही है, मतलब दोनों में कंसीडर कर सकते हो। अब इसके पहले अगर ये इन डिक्रीजिंग होता है, इसके बाद डिक्रीजिंग होता है, तो आप इसको डिक्रीजिंग में कंसीडर कर लेते हैं, ओनली डिक्रीजिंग में, है ना। ये हो गया सेकंड पॉइंट। क्या अपना अभी हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स देखेंगे, उसमें हमारे और भी कॉन्सेप्ट क्लियर। एक तो ये थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है अपने पास, अच्छा एक और कंडीशन के पास कि फंक्शन जो दोनों मतलब इंक्रीजिंग भी हो और डिक्रीजिंग भी हो, उसको क्या बोलेंगे। तो फंक्शन अपने पास जैसे ग्राफ हो गया है, ये ग्राफ हो गया, फंक्शन ऐसे हो गया, ये इसका वर्टेक्स हो गया, ठीक है। इस कंडीशन में क्या बोलेंगे हम, सपोज दैट ये 4 हो गया और ये तो अपने पास ओरिजिन है, ठीक है, ऐसे। अब इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि ये हाफ तो डिक्रीज, देखो यहाँ तो फंक्शन लगातार नीचे जा रहा है, फिर इसके बाद लगातार ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है, तो डिक्रीजिंग भी दिख रहा है ये और इंक्रीजिंग भी दिख रहा है। सो वी विल राइट हियर दिस होल फंक्शन, मतलब अगर पूरे की बात करें, फर्स्ट पूरे की बात करें, इट इज, अब ना तो ये इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है, फिर इसमें क्या बोल लेंगे, दोनों ही नहीं है, मतलब एक साथ दोनों नहीं बोल सकते, वो एक एक करके बोल सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग है, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग है, पूरे फंक्शन को एक बात नहीं बोल सकते। तो एक बात बोलोगे तो कैसे बोलोगे, इट इज, इट इज क्या बोलोगे, नाइदर, इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, कुछ भी नहीं, मतलब ना तो ये इंक्रीज कर रहा है ना तो ये डिक्रीज कर रहा है, ओके। So it is neither increasing nor
इंक्रीजिंग, दोनों ही बोल सकते हो, लेकिन बोल सकते हो कैसे बोल सकते हो, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सो दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग, कैसे लिखोगे, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वेट मिनट, ओके। हाँ तो हम बात कर रहे थे डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग आप लिख सकते हो, कहाँ से कहाँ तक डिक्रीजिंग है भाई, इधर तो वैल्यू मुझे पता नहीं कहाँ तक ग्राफ जाएगा, अगर ये पैराबोला कंसिडर करें तो इट इज डिक्रीजिंग इन माइनस इंफिनिटी टू 4, ओके, इन ओपन इंटरवल 4, एंड अब क्या लिखोगे फिर इसके बाद, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग इन 4 टू इंफिनिटी, ओके। ये बात आप लिख सकते हो, दोनों नहीं लिख सकते हो इसमें, क्योंकि फंक्शन ये लगातार नीचे भी गिर रहा है, फिर एक वैल्यू के बाद में ये इंक्रीज करने लगा, तो ये हो गया, ओके। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे अपने पास, के बाद देखते हैं एक और अपने पास कॉन्सेप्ट है, कुछ मेन ग्राफ देख लेते हैं जो हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दिखेंगे। जैसे एक ऐसा ग्राफ होता है, एक ऐसा फंक्शन होता है जो कभी डिक्रीज ही नहीं करता, कौन सा होता है वो, लॉग एक्स, लॉग एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, बना लेते हैं, ये हो गया लॉग एक्स, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट होता है 1,0, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, तो जहां पे 0 होता है ज्यादातर फंक्शन जो ड्रॉ करते हैं ना ऐसे, तो सबसे पहले 0 पता करते हैं, ये एक्चुअली कुछ ऑटोमेटिक डिलीट हो जा रहा है, ओके, लॉग एक्स, ओके, तो लॉग एक्स का ग्राफ देखना है, ओके, लॉग एक्स का ग्राफ हमने ड्रॉ किया, ये ऑटोमेटिक इरेज हो रहा था, वही मैं देख रहा था क्यों हो रहा,
1,0 लॉग है। सिंपल, मैं भी किसी कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आप x1 x2 ऑब्जर्व करेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। लगातार ऊपर बढ़ रहा ग्राफ, log x का ग्राफ लगातार ऊपर बढ़ रहा, तो ये इंक्रीजिंग है। कैसा इंक्रीजिंग नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजिंग है, इसको आप एक और स्टेप आगे बढ़ के बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ग्राफ लगातार इंक्रीजिंग है। चलो अब लिख दिया इंक्रीजिंग, और यहाँ पे लिख लेना, एक्चुअली इरेज नहीं हो रहा, इंक्रीजिंग लिख लेना, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब कांस्टेंट नहीं होता log x का ग्राफ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। x की वैल्यू की अगर बात करें कहां से कहां तक, तो जिस फंक्शन में जितने डोमेन में, जिस डोमेन में ये डिफाइन है उस सब में ये इंक्रीजिंग है। तो कहां से कहां तक डिफाइन होता है x की वैल्यू, तो फंक्शन जहां से जहां तक डिफाइन है, मतलब इधर आप देख रहे हो जीरो, जीरो पे नॉट डिफाइंड होता है, जीरो से इधर कहां तक जाएगा, इंफिनिटी, तो मतलब ओपन इंटरवल रहता है, ग्राफ ही इसका ओपन इंटरवल, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एक तो कैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, आप x की वैल्यू देख लो, ग्राफ लगातार ऊपर बढ़ रहा है, y की वैल्यू इस पे ग्राफ लगातार ऊपर बढ़ रहा है, x की वैल्यू तो बढ़ेगी बढ़ेगी, सिर्फ में ग्राफ फंक्शन की वैल्यू देखनी होती कि लगातार बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। नाउ फंक्शन इज, ये कंटिन्यूअसली ऊपर बढ़ रहा है, y की वैल्यू कंटिन्यूअसली ऊपर बढ़ रही है, जब x की वैल्यू इधर बढ़ रही है, पॉजिटिव साइड को बढ़ रही है, पॉजिटिव इंफिनिटी को टेंड कर रही है, तो ग्राफ की वैल्यू भी टेंड कर रही है ऊपर की तरफ। नाउ log x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब कुछ फंक्शन है जो याद रखोगे, अगर फंक्शन आप याद रखोगे तो बाकी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप log x कहीं भी मिल गया तो पर्टिकुलर सॉल्व नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे अभी, तो क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव का भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्योंकि सारे फंक्शन का हम ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, सारे फंक्शन में x1 x2 नहीं ऑब्जर्व कर सकते, ग्राफ से पर्टिकुलर सीखेंगे। अभी कुछ इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो मैं केवल स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा, log x में एक चीज ध्यान रखना, log x का दो तरह से ग्राफ बनता है। दो तरीके से कैसे बनता है, इसका बेस के अकॉर्डिंग, मतलब अगर हमने बेस नेचुरल लॉग लिया ना, ई की बेस ई लिया ना, तो ग्राफ ये सही है। और बेस हमने अगर 0 और 1 के बीच में ले लिया, मतलब 1/2 ले लिया, तो ग्राफ ये अपोजिट हो जाएगा, मतलब ऊपर से नीचे जाएगा फिर। ओके, तो ये ई हो जाएगा यहाँ पे, ई है ना, ऐसे इसका ग्राफ हो गया। एक और देखते हैं, और ग्राफ इसका देख लेते हैं एक एग्जांपल में। हम्म, एक और ग्राफ log x हो गया, दूसरा ले लो आप, tan x, यस tan x, tan x का ग्राफ, tan x का ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। tan x का ग्राफ बनाओगे तो 0,0 से जाता है ये, ठीक है, इस तरह से विंग बनते हैं। दिस डॉटेड लाइन इज कॉल्ड एज asymptote, asymptotic लाइन, क्योंकि इस लाइन को इंफिनिटी को टेंड कर रहा होता है ग्राफ। तभी मैंने नेगेटिव में भी लाइन बना ली एसिम्प्टोटिक लाइन, मतलब इस लाइन के इस तरफ ग्राफ नहीं है, इस लाइन के राइट साइड में ग्राफ नहीं है, ग्राफ मतलब ये वाला ग्राफ नहीं है, इसका नेक्स्ट जो ग्राफ बनता है वो बनेगा। सो इट इज 0, इट इज आई, आई पे भी ग्राफ बनता है अपने पास, यू गेट tan x, tan x देखो लगातार ऊपर बढ़ रहा है, मतलब y की कोई भी एक आप एक ग्राफ पकड़ लो इसका, अब देखोगे यहाँ पे y की वैल्यू, फिर यहाँ पे y की वैल्यू, और x की वैल्यू इधर बढ़ रही है, y की वैल्यू ऊपर बढ़ रही है, ये ग्राफ हो गया, यहाँ पे ग्राफ हो गया, यहाँ पे ग्राफ हो गया, इस देखो x की वैल्यू, x की वैल्यू ऑलवेज राइट साइड को टेंड कर रही है, फंक्शन की वैल्यू ऊपर टेंड कर रही है, पॉजिटिव साइड में y एक्सिस की, तो tan x पे क्या होता है, tan x भी कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेकिन पर्टिकुलर इंटरवल पे, ये सारी x की वैल्यू के लिए ग्राफ नहीं डिफाइन होता, tan x डिफाइन नहीं होता है, तो मतलब सारी x की वैल्यू पे हम बात भी नहीं कर सकते कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो कहां से कहां तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यहाँ पे अपने पास होता है पाई बाई 2,
ये होता है π/2, ये होता है -π/2। इसी पर्टिकुलर इंटरवल पे अब π/2 पे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब इंफिनिटी को टेंड कर रहे हैं, तो x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। क्या इतने के लिए है? नहीं, मतलब इसके आगे भी तो वैल्यू है, x की वैल्यूज है, तो पर्टिकुलर एक पीरियड में देखा है, इसका पीरियड पाई होता है 10x का, तो पाई पीरियड में दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अच्छा, बाकी अगर हम π/2 और इधर होता 3π/2, इसकी बात करें तो आपने पढ़ा होगा, फंक्शन में पढ़ा होगा, हम डोमेन कैसे लिखते हैं जब पर्टिकुलर किसी इंटरवल में फंक्शन में की वैल्यूज अपने पास हो, किसी पर्टिकुलर इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा हो, या उस इंटरवल को इंक्लूड करके हमें बताना है, तो आप एक इंटरवल की कंडीशन देख लो क्या है, और बाकी वही करके आप n पाई करके ऐड कर दो दोनों साइड, तो n पाई -π/2 से n पाई +π/2 तक। तो अब सारी वैल्यू जिसमें आ गई, मतलब अब आप इसके बाद निकाल सकते हो जो भी वैल्यू आपको निकालनी है, सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। तो ये मैंने जनरल बता दिया। अब एक ही पीरियड में अगर लिखना था तो सिर्फ -π/2 से π/2। तो तुम्हें बेसिक मतलब जो आपने पढ़ के आया ना, उन फंक्शंस में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे था वो मैं एनालाइज कर रहा हूँ। log x हो गया, tan x हो गया, तो ये इंक्रीजिंग था। अच्छा, cot x कैसा होता है, यहाँ पे कर लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट का मतलब ये अपने 6 है ना, अभी आगे बढ़ते जाएंगे। तो cot x का ग्राफ कैसे बनेगा, cot x का आपने cot x का ग्राफ पढ़ा होगा, तो क्या वो इंक्रीजिंग होता है डिक्रीजिंग होता है, वो चीज कैसे करेंगे, ग्राफ देख लेते हैं इसका कैसे बनता है ग्राफ। अभी नॉट डिफाइंड होता है 0 पे, tan 0 पे नॉट डिफाइंड होता है, मतलब नॉट डिफाइंड मतलब इंफिनिटी से आ रहा होगा ग्राफ, ठीक है। tan 0 सबसे पहले जब भी ग्राफ बनाते हैं ना, तो 0 पे देखते हैं फंक्शन की कंडीशन क्या है, 0 पे जिस पे पॉसिबल होता है उस पे देखते हैं फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो 0 हम इजीली निकाल सकते हैं, tan 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड किधर होगा, पॉजिटिव साइड में नेगेटिव साइड में, किधर होता है पॉजिटिव साइड में। और tan पाई की वैल्यू क्या होती है, मतलब सॉरी cot पाई की वैल्यू क्या होती है, π/2 की वैल्यू क्या होती है, so it is cos π/2 अपॉन sin π/2। नहीं आता तो ऐसे कर लोगे, cos π/2 cos 90 जीरो होता है, आपने फोर्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, वर्क जीरो कब होता है, sin π/2 sin 90 की वैल्यू 1 होती है। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये हमने बना लिया असिम्प्टोटिक लाइन, जहां जिस लाइन को अप्रोच कर रहा है ग्राफ इंफिनिटी को, ये हो गया। दूसरा ग्राफ ये बनता है π/2 पे, यहाँ पे होता है पाई, फिर बनेगा 3π/2 पे, ग्राफ सेम ऐसे ही बनेगा। तो ये हो गया ग्राफ, मतलब आप देख रहे हो ना ग्राफ नीचे जा रहा है लगातार, ये ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। आप एक्स की वैल्यू देखोगे, एक्स की वैल्यू जैसे इधर बढ़ेंगी, आप एक्स की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट लोगे, तो वाई की वैल्यू नीचे आती जाएगी, ठीक है, और नीचे जा रही है, माइनस नेगेटिव वाई एक्सिस पे आ गए। फंक्शन इज डिक्रीजिंग, सो दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग, दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग, और हम क्या लिख सकते हैं स्ट्रिक्टली, ठीक है। और भी कंडीशन देखेंगे अभी, कांस्टेंट ग्राफ हो जाता है वो भी देखेंगे। तो सर हम ग्राफ के एनालिसिस कर रहे थे ताकि मैं आगे प्रॉब्लम ना आए, जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करें वहां पे कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ऐसा तो देख के बता सकते हैं। cot x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कहां से कहां तक है, तो x बिलोंग्स टू 0 to पाई, एक इंटरवल मैंने लिखा, केवल एक इंटरवल की बात मैंने की कि 0 to पाई। क्या इसके आगे भी ग्राफ है, यस ग्राफ है, तो कंडीशन भी होगी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, यस। एक और ये x1 हो गया मान लो, मतलब एक सेट हमने कर लिया, s1 कर लो, s1 s2 कर लिया, s2 बिलोंग्स टू, अब कितना आ जाएगा पाई, यहाँ पे कितना था पाई से इधर पाई हो गया, फिर इधर हो जाएगा 2 पाई, तो पाई से 2 पाई के बीच में क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। अच्छा, पाई पे क्या है, क्योंकि पाई पे वैल्यू नॉट डिफाइंड है, पाई पे इनफाइनाइट वैल्यू आती है ना, नॉट बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं।
ठीक है, तो इनको कंबाइन करना कैसे करोगे? एक ही इंटरवल लिखना है, जैसे एस लिखना है तो आप जो इसका इंटरवल होता है, पीरियड होता है, कॉर्ड का जो पीरियड होता है वो दोनों साइड ऐड कर दोगे, मतलब एन लगा के, तो एन पाई प्लस 0 से पाई प्लस, और ओपन इंटरवल रहेगा याद रखना, से कहाँ तक? पाई तक, एन पाई से, ठीक है। जो भी इंटरवल आपको निकालना है इसमें निकाल सकते हो आप। तो n की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट पुट करोगे, आपको इंटरवल मिलता जाएगा जिसमें डिक्रीजिंग है। पहला इंटरवल आपको जब n की वैल्यू आप, एक मिनट, पुट कर लो, n की वैल्यू 0 ले लो, तो n क्या है? इंटीजर है, n क्या है? इंटीजर है। n क्या है? इंटीजर है, दोनों इंटीजर हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, जेड लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 0 पुट करोगे तो आपको पहला इंटरवल मिल जाएगा, 1 पुट करोगे दूसरा इंटरवल मिल जाएगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं इस कंडीशन में, ऐसा इसलिए क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर एक्स पे नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए वो वैल्यू हमें नहीं लेनी है, ठीक है, वो वैल्यू हमें नहीं लेनी है, इसलिए मैं यहाँ पे ये इंटरवल लिख रहा हूँ। तो ये इंटरवल कब लिखा जाता है? जब कोई भी ग्राफ पीरियोडिक होता है, मतलब किसी पर्टिकुलर पीरियड में वो सेम रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। कॉटेक्स हो गया है एक ग्राफ, कॉटेक्स लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स, इसका ग्राफ कैसे बनता है? ओके, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ देख लेते हैं, यहीं पे बना लेते हैं। ई रेज टू पावर एक्स, तो कभी भी आप ग्राफ भूल जाओ ना, तो कुछ पॉइंट याद रखो कि इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे x इक्वल टू अगर 0 ले लें तो इसकी वैल्यू क्या होगी? एट x इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या देगा? किसी भी किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है वो 1 हो जाता है, मतलब ये हो गया y पे 1 हो गया, तो ये पॉइंट हो गया 1 कॉमा, सॉरी x0 लिया ना मैंने, चलो इसको लिया 0 कॉमा 1। अब यहाँ से ग्राफ बनेगा e रेज टू पावर x, तब ये ऑलवेज इंक्रीजिंग हो जाएगा, ऐसे बनेगा ग्राफ, क्योंकि x की वैल्यू जैसे अब e की वैल्यू क्या होती है? 2.71 डॉट 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 ऐसे समथिंग होती है, यूलर्स वैल्यू होती है 2.71 डॉट डॉट डॉट। तो 2.71 की पावर आप कुछ भी करोगे तो आंसर, फंक्शन की वैल्यू तो बड़ी आएगी, मतलब 2 करोगे तो 2.71, 2.7 का स्क्वायर हो गया, और बढ़ जाएगा, 2 टू जा 4 5 6 ऐसे करके आ जाएगा। Okay, so now this e raised to power x is also strictly increasing, strictly increasing है, तो कहाँ से कहाँ तक इंक्रीजिंग है? आप इंटरवल भी लिख सकते हो, तो x की वैल्यू देख लो कहाँ से कहाँ तक है, भाई इधर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी आ सकता है, तो x बिलोंग्स टू, तो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, क्या मैंने लिखा था यहाँ पे? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, यस दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो बेसिक ग्राफ भी आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि किसी फंक्शन के ग्राफ कैसे बनते हैं, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद हम कुछ पॉइंट और देख लेते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं
नेक्स्ट पॉइंट हम समझेंगे मोनोटोनिसिटी का। इसके बाद हम कुछ ग्राफ और समझेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट देखेंगे जो यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे मोनोटोनिसिटी ऑफ अ पॉइंट ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट। ओके, एक पॉइंट पे हमें मोनोटोनिसिटी चेक करनी हो, कैसे चेक करेंगे? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे चेक करेंगे? तो पॉइंट में एक, हाँ ठीक है, एफ ऑफ एक्स कर दिया यहाँ पे। मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ एक्स एट अ पॉइंट। एक पॉइंट पे चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे? जैसे मान लो अपने पास ग्राफ ही है, इस पॉइंट पे चेक करना मुझे मोनोटोनिसिटी एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, इस वैल्यू पे अगर चेक करना है तो इसके लेफ्ट में देख लेंगे और इसके राइट में देख लेंगे फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो इसके लेफ्ट में एक पॉइंट हमने लिया x माइनस एच, इसके लेफ्ट में मैंने एक पॉइंट लिया x प्लस, सॉरी यहाँ पे होगा a माइनस एच, और यहाँ पे मैंने ले लिया a प्लस एच। इन पे देख लेंगे फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो नाउ यू कैन सी हियर a माइनस एच इज लेस देन a, छोटा ए माइनस एच पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? एफ ए माइनस एच। एफ ए पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? एफ ए प्लस एच पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? ए प्लस एच। ओके, सो एफ ए माइनस एच इज ऑल्सो, देख लो यहाँ पे क्या है भाई, ए माइनस एच तो छोटा है पहले, तो इनकी वैल्यूज भी कैसी है? वैल्यूज भी छोटी है। मतलब अगर इनइक्वालिटी का मैंने कहा था साइन अगर सेम आता है फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। किसी पॉइंट पे चेक कर रहे हैं तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब अभी मैंने हाफ चेक किया, हाफ रह गया अभी। तो ए इज लेस देन ए प्लस एच, तो एफ ऑफ ए भी लेस देन होगा एफ ऑफ ए प्लस एच। नाउ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट एक्स इज इक्वल टू ए। ओके, पॉइंट पे आप ऐसे बताओगे जब हम किसी पॉइंट पे मोनोटोनिसिटी चेक करनी हो। अच्छा, कुछ और पॉइंट्स ले लेते हैं, देख लेते हैं कैसे क्या आप इसमें चेक करेंगे। एक ग्राफ मैंने लिया है, ये ग्राफ है, और फिर इसके बाद में ऐसे ग्राफ है, और ये हो गया अपने पास ए। तो हमें बताना है कि एट एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। कैसे पता करेंगे आप? भाई फिर से कॉन्सेप्ट वही लगा लेंगे, मतलब इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग कैसे पता हो गया। तुमने इसके लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू देखी है यहाँ पे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब किसी पॉइंट पे अगर आपको देखना है ना, तो लेफ्ट और राइट दोनों में आप देखो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। लेकिन ये हर जगह अप्लाई नहीं होता है। वैल्यू निकालोगे ज्यादा थी, आप फंक्शन को देख लो, जैसे देखो ये फंक्शन ए के लेफ्ट में इंक्रीज कर रहा है और राइट में भी इंक्रीज कर रहा है, और एक्स इक्वल टू ए पे भी फंक्शन की वैल्यू ज्यादा अगर इस पे ए माइनस एच पे देखेंगे, ये हो गया ए माइनस एच, और यहाँ पे हो गया ए प्लस एच। ओके, कितना हो जाएगा अपने पास? ए माइनस एच इज लेस देन ए, तो एफ ए माइनस एच इज लेस देन एफ ऑफ ए। सेम कंडीशन अप्लाई कर लोगे, इंक्रीजिंग हो गया। अब राइट में भी आप ऐसे अप्लाई कर लोगे। तो कुछ स्पेशल केसेस बता देता हूँ मैं। एक तो ये मैंने लिया था यहाँ पे ग्राफ, मतलब अगर ग्राफ का ये फर्स्ट पार्ट है, एक मैंने ग्राफ किया है,
और ये हो गया सेकंड ग्राफ। अरे ठीक है, थर्ड ग्राफ मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक ऐसे बना हुआ है। हम्म, चलो ये इंक्रीजिंग हो गया और ये कांस्टेंट हो गया। एट एक्स इक्वल टू ए पे बताओ क्या कंडीशन है। एट एक्स इक्वल टू ए, तो ए पे आपने सोचा होगा ए माइनस एच कर लेंगे, ठीक है, और इधर ए प्लस एच कर लेंगे। बट नाउ यू कैन सी हियर ए माइनस एच इज लेस देन ए, मैंने हाफ एनालाइज कर लिया। एफ ऑफ ए माइनस एच इज ऑल्सो लेस देन एफ ऑफ ए, बट इसका राइट पार्ट जब आप देखोगे ना, ए इज इक्वल टू ए प्लस एच, अगेन अब ये लेस देन और ग्रेटर देन नहीं है, ठीक है, इक्वल है दोनों। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच, इक्वल हो जाएगा। एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल हो गया। अच्छा इक्वल हो गया, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था डिक्रीजिंग ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन या ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन में मैंने आपको बताया था, अगर ऐसे हो इंक्रीज हुआ कांस्टेंट हुआ इंक्रीज हुआ तो आप बोल सकते हैं, डिक्रीज हुआ कांस्टेंट रहा डिक्रीज हुआ तो आप बोल सकते हैं कैसा फंक्शन डिक्रीजिंग है ये इंक्रीजिंग है। लेकिन मैंने कहा था कि अगर केवल ऐसे लाइन हो तो आप बोलेंगे ठीक है इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, दोनों बोल सकते हैं। बट इसमें क्या इंक्रीज हुआ फिर कांस्टेंट हो गया, तो इन तीनों में तो आया नहीं है, इसलिए ये ना तो इंक्रीजिंग में आएगा ना तो डिक्रीजिंग में आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर इंक्रीजिंग हो जाता तो हम बाकी बोल सकते थे। इस पॉइंट की बात कर रहे हैं ना हम, इस पॉइंट पे कैसा है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो इधर ये इंक्रीजिंग हुआ और ये कांस्टेंट हुआ, ठीक है। इस पॉइंट पे एट एक्स इक्वल टू ए ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी नहीं होगा और डिक्रीजिंग भी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डेरिवेटिव से कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो चीज देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट था जो भी हो, नेक्स्ट क्लास में हम डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट कुछ सीखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स भी देखेंगे जो इसमें काम आते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको डिफरेंशिएट नहीं कराया, एक दो फंक्शन भी इंपॉर्टेंट फंक्शन साइन और कॉस के रह गए जिसमें दोनों चीजें देखने को मिलती हैं, इंक्रीजिंग भी होता है डिक्रीजिंग भी होता है, वो ग्राफिकल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।